सभी लोगों को हमारे हिंदी विभाग की तरफ से चलने वाले इस व्याख्यान माला में स्वागत है। आज हमारा 11वां व्याख्यान है और पिछले 10 व्याख्यान भिन्न भिन्न विषयों पर हमने रखा था और आज हमारे वर्तमान भारत के 21वीं सदी की जो चुनौतियों पर, जो संघर्षों पर बात करने के लिए समकालीन महिला लेखिका मधु कांगरिया जी हमारे बीच मौजूद है। हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से इसके रूल्स दोहराऊंगी, सभी प्रतिभागियों को पता है, फिर भी क्योंकि ये जो व्याख्यान जो है, हर व्याख्यान हम YouTube में अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए इसे बराबर सुनने के लिए बिना किसी रुकावट के बाद में भी ये व्याख्यान सभी सुन सके, तो इसलिए प्रतिभागियों से अनुरोध है कि सभी अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर ले और कोई भी अपने प्रश्न बटन पर क्लिक मत कीजिएगा, ताकि वक्ता जब वक्तव्य दे देंगे तो वो बराबर हम सुन सके। तो यही बेसिक रूल्स है आपके, और सभी प्रतिभागियों ने इन सभी व्याख्यानों में हमारा साथ दिया, सभी का स्वागत है। और बहुत खुशकिस्मत है हम कि हमारे साथ आज मधु जी शामिल है। काफी सालों बाद मधु जी आपसे मुलाकात हो रही है। कई साल पहले हमारे यहाँ त्रिवेंद्रम एमजी कॉलेज में जयमोहन जी के साथ आपसे मुलाकात हुई थी, एक स्टेज हमने शेयर किया था, और आज फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत खुश हूं मैं। वैसे मधु कांगरिया जी का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि स्त्री के मन के महीन से महीन परतों को हमारे सामने रखने में वे माहिर है। खुले गगन के लाल सितारों से लेकर अब हम यहाँ थे उपन्यासों तक उन्होंने स्त्री मन के या नारी के मन के तप हो, तपस्या हो, ताड़ना हो, तन्हाई हो, सभी को अपने उसके यथार्थ धरातल पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो नारी के सामने आज संघर्ष ही संघर्ष है, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं समाज में राम के लिए मंदिर और महल बना रहे हैं, लेकिन सीता तो आज भी सड़क पर है, उनकी तो कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो ऐसे में स्त्री के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी संघर्ष है, उन सबके बारे में हमारे सामने वे अपना दृष्टिकोण रखेंगे। और प्रतिभागियों से मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि हमारी संयोजिका डॉक्टर शबाना हबीब जी मधु कांगरिया की रचनाओं पर शोध किया था, तो आज हमारे बीच वो मौजूद है, इसलिए भी हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो इसका उनका विस्तृत परिचय देने के लिए मैं हमारे विभाग के डॉक्टर प्रीता रमणी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रीता। टीचर प्रीता जी जुड़ नहीं पा रही है। अच्छा, तो हम जारी रखेंगे। टीचर ने अभी फोन किया है, मैं ही बता दूंगी के बारे में। तो शबाना उनके तो बारे में मुझे बेहद खुशी है। ठीक है, तो मुझे बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे मधु कांगरिया जी का परिचय देने का सुअवसर प्राप्त हो गया। तो मैंने तो आपके कथा साहित्य पर शोध किया था 2017 में। तो 2009 में ही आपसे मेरी मुलाकात हुई वर्ष में, जब आप आए थे उस समय। तो आपकी जो बहुत सारी कहानी संग्रह है और उपन्यास है, इन सारी की सारी उपन्यासों की और कहानियों की भी खूबी है। किसी एक विषय पर आपने टिकर नहीं लिखा है। बहुत सारे अंदर सिमट कर रहना आप नहीं चाहते, यही मुझे आपके रहना महसूस हुआ। फिर जो फौजी जीवन को आधार बनाकर भी उन्होंने कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, और उन्होंने जो है नशाखोरी की समस्या को उजागर करते हुए पताखोर उपन्यास लिखा है, और जो धर्म की आड़ में नारी शोषण है उसको आधार बना के ही उन्होंने जो सेज पर संस्कृत उपन्यास लिखे हैं। और उसी प्रकार जो ब्रांड संस्कृति की ओर भी आपने इशारा किया है, उसे बुद्ध ने काटा उपन्यास जो कहानी के जरिए। तो मधु कांगरिया जी, आपका बहुत
तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। और आपके जो यात्रा संस्मरण है, जो यात्रा विवरण है, वो मुझे ज्यादा ये कहानी और उपन्यासों से ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपने जो बौद्ध भिक्षुओं के बीच में रह के जो बादलों के घेरे ऐसे एक उनके जो संग्रह है, उसमें उनके जो बहुत सारे यात्रा विवरण उन्होंने उसमें दिया हुआ है, वो बहुत बढ़िया है। और ये भी नहीं, जो हमारे जयमोहन जी की याद में भी आपने एक संस्मरण लिखे हैं, और जो ये क्या है, मद्रास में जो तमिल है, उनको आधार बना के भी आपने एक संस्मरण लिखे हैं। तो खास करके उनकी रचनाएं जो है किसी एक दायरे के अंदर सिमटने वाली रचनाएं नहीं है। तो मधु कांगरिया जी, आपका तहे दिल से हम इस मंच पर स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। ठीक है मधु जी, हम शुरू करेंगे वक्तव्य। मैं शुरू करूं? हाँ, शुरू कर लीजिए। साहित्य प्रेमियों, रचनाकारों और विद्वत जनों के इस सभागार में मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया है, इसके लिए मैं आयोजकों की आभारी हूँ। मित्रों, आज का विषय बहुत चुनौतीपूर्ण है, 21वीं सदी की चुनौतियाँ। और इसको आरंभ करने के पहले मुझे फिराक गोरखपुरी की एक गजल याद आ रही है, जिसमें वो कहते हैं, गजल का साथ उठाओ कि बहुत उदास है रात। अब सवाल यह है कि उदासी की इस रात की कहानी को मैं कहाँ से शुरू करूँ। मुझे विषय मिला है 21वीं सदी की चुनौतियाँ। तो 21वीं सदी की चुनौतियों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर मुड़ना होगा, क्योंकि इन चुनौतियों का ताना बाना 20वीं सदी के ढलते वर्षों में ही बुन दिया गया था। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ 20वीं सदी के 90 के दशक में, जहाँ दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने भारत ही नहीं दुनिया का मानचित्र बदल दिया। सबसे पहले तो हुआ सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन ने चिंतकों का, बौद्धिकों का, लेखकों का, युवाओं का जो समाजवादी स्वप्न था उसको चूर चूर कर दिया। और जो युवक पहले सामूहिकता में विश्वास कर रहे थे, वे वापस अपनी निजी चेतना के घेरे में आ गए, और एक प्रकार से पूंजीवाद का वर्चस्व आरंभ हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि 90 के दशक में आर्थिक सुधारों के नाम पर हमारे देश की आधी भूखी, आधी सोई जनता पर भूमंडलीकरण और उदारीकरण ला दिया गया, जिसका मतलब यह था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिए थे, जिसका मतलब यह था कि जो सरकार अब छोटी मछलियों का संरक्षण कर रही थी, उन्हें बड़ी मछलियों के सामने खड़ा कर दिया गया। यानी जो हमारे गांव के छोटे छोटे उत्पादक थे, जो उत्पादक करता थे, जैसे मान लीजिए गांव का छोटा मोची है, उसके साथ उसे मुकाबला करने का बाटा था। तो इस प्रकार की जो उदारीकरण और भूमंडलीकरण की जो अर्थव्यवस्था आई, उसने एक आक्रामक बाजारवाद को जन्म दिया। इस बाजारवाद में जो सदियों से हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य, जीवन मूल्य, जो पारिवारिक मूल्य थे, उनकी धज्जियां उड़ा दी। और ये काम इतनी सूक्ष्म ढंग से इसने हमारे अवचेतन पे कब्जा किया कि हमें इसका एहसास तक नहीं हुआ। मैं एक एक बिंदु को धीरे धीरे समझाने की चेष्टा करूंगी। अभी तक बुद्ध से हमने सीखा था कि जरूरत से ज्यादा हर चीज जहर है, लेकिन बाजार ने हमें सिखाया कि एक पर एक फ्री है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अपना कमाया सारा आप खाता है वो पाप खाता है, लेकिन बाजार आपको कहता है कि आप अपना कमाया तो सारा आप खाइए ही, और यदि कम पड़े तो मैं हूं ना, मैं दूंगा आपको करते। हमारे पुरखों ने हमें सिखलाया था कि श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो समाज से कम लेता है और उसे ज्यादा से ज्यादा वापस लौटाता है। लेकिन बाजार हमें सिखला रहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो लाखों के सूट पहनता है, हवाई यात्रा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अभी एक कॉलेज में सर्वे हुआ था और उसमें पूछा गया था कि सदी का महानायक कौन है। बाजार देखिए किस प्रकार आपको स्मृतिहीनता की ओर ले जाता है। हम भूल गए कि इसी सदी में वर्गीस कुरियन हुए थे,
जिन्होंने लाखों लोगों को आगे बढ़ाया। हम भूल गए कि इसी सदी में बाबा आमटे हुए थे, जिन्होंने कोरियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम भूल गए कि इसी सदी में सुंदरलाल बहुगुणा हुए थे, जिन्होंने पर्यावरण के लिए अपने को समर्पित कर दिया। तो कॉलेज के उन विद्यार्थियों ने किसे बतलाया सदी का महानायक? उसे ही बताया जिसे बाजार चमका रहा था, दिखा रहा था, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद को बेच रहा था। तो बाजार देखिए किस प्रकार आपको अपने परसेप्शन में डुबो के रखता है। जब बाजार कहता है कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो हम भूल जाते हैं कि ठंडा मतलब आपके घड़े का पानी भी होता है। हम भूल जाते हैं कि ठंडे का मतलब डाब का पानी भी होता है। तो बाजार देखिए सूक्ष्म तरीके से आपके पारिवारिक मूल्यों का भी गठन कर रहा है। आज अभी तक हम जानते थे कि समर्पित पति वो होता है जो पत्नी के साथ सुख दुख में खड़ा है, लेकिन बाजार दिखलाता है कि अच्छा पति वो है जो पत्नी के लिए हीरो का हार खरीदता है, क्योंकि हीरे भी अजर अमर है, इसलिए पति का प्यार भी अजर अमर है। मुझे याद आ रही है कि काशीनाथ सिंह की एक कहानी, मैं आपको ले चलती हूँ काशी के गंगा के घाटों की तरफ। उसमें काशीनाथ सिंह जी दिखलाते हैं कि किस प्रकार बाजार हमारे संस्कारों के परखच्चे उड़ा रहा है। उस कहानी में क्या होता है कि जो काशी हमारी एक सांस्कृतिक नगरी है, तो गंगा हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। तो जो काशी के जो घाट होते हैं, धीरे धीरे विदेशी जो अमेरिकन है, जो वहाँ का बेरोजगार युवा है जिसे बेकारी का भत्ता मिलता है, लेकिन चूंकि वो वहाँ पे सम्मानित जीवन नहीं जी पाता है, इसलिए वो बनारस की गंगा के घाट पे आ जाते हैं। उसके लिए गंगा है पानी का मौज घर, उसके लिए गंगा है पिकनिक स्पॉट, स्विमिंग पूल और तरफ गांजा का सेवन के लिए जगह। तो वो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, वो अमेरिकन क्या करते हैं, सबसे पहले गंगा के किनारे जो कोठियां बनी हुई है उनको भाड़े पे लेते हैं। तो जो निष्ठावान हिंदू है वो उसमें अपनी कोठियां नहीं देते हैं, लेकिन मल्लार जनजाति के लोग, जो नीचे जनजाति के लोग, उन्हें अपनी कोठियां भाड़े पे देने लगते हैं। तो उनका जो आर्थिक स्तर है बढ़ जाता है, उनके घर में समृद्धि आने लगती है, क्योंकि एक एक कोठी का दाम उन्हें काफी अच्छे दाम मिलते हैं। तो धीरे धीरे जो उच्च ब्राह्मण वर्ग है, जो निष्ठावान ब्राह्मण वर्ग है, उसके अंदर बेचैनी पैदा होने लगती है। उसे क्योंकि सामने बाजार है, सामने फिरंगी है जो आपकी कोठी को भाड़े पे लेने को तैयार है, तो लालच का जो अजगर है वो जकड़ने लगता है। तो एक निष्ठावान ब्राह्मण है, वो काफी कसमकस के बाद उसे लगता है कि मुझे भी अपनी कोठी को भाड़े पे दे देना चाहिए। लेकिन उसके संग समस्या यह है कि उसके पास एक ही कोठी है, नीचे में है, और जहाँ पे शिवजी विराजमान है। तो काफी अंतर्द्वंद के बाद वो इस निर्णय पे पहुंचता है कि शिवजी तो घुमंतु देवता है, क्या है, उन्हें हम छत पे स्थापित कर देंगे, कोठी को हम फिरंगी को दे देते हैं। क्यों कि एक बार यदि मोटा तगड़ा भाड़ा मिलेगा कोठी से तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार जो बाजार का जो लालच है, जो बाजार का जो खुला जबड़ा है, उसमें हमारे सारे संस्कार विसर्जित हो रहे हैं। काशीनाथ सिंह की एक और कहानी मुझे याद आ रही है, रेहन पर अब्दुल। उसमें उन्होंने दिखलाया कि जो युवा है उनको बाजार की पकड़ अपने लालच में ले रहा है, क्योंकि साहित्य जीवन से खुदता है, जीवन से निकलता है, इसलिए अपने समय के सारे इन लेखकों ने बाजार से मोर्चा लिया है। दूसरा बिंदु पे मैं आना चाहूंगी कि बाजार आपके अंदर हीनता की भावना भी पैदा कर रहा है। मैं चूंकि लेखिका हूँ, इसलिए मैं जिंदा किरदार और जिंदा कहानियों से समाज की तस्वीर खींचती हूँ। मैं झारखंड गई थी एक बार, मैं गई थी लोहरदगा। तो वहाँ मैं एक परिवार में ठहरी थी। तो उस परिवार का इतिहास ये था कि पहले उस परिवार के लोग हेमोलाइट लोहे से पत्थर बनाते थे, सॉरी हेमोलाइट पत्थर से लोहा बनाते थे, और उस लोहे से वो लोग ये उपयोग की चीजें बनाते थे, जैसे हल है, जैसे कुल्हाड़ी है, जैसे रोजमर्रा की काम की चीजें बनाते थे, कैंची वगैरह। लेकिन जब मैं गई थी तो उनकी भट्टी ठंडी पड़ी हुई थी। तो मैंने पूछा कि आप लोग अब लोहे से अपना उत्पाद नहीं बनाते हैं? और मैंने ये भी देखा कि उस गांव के अधिकांश युवा पलायन कर चुके थे, वो पास के शहरों में मजदूर बन गए थे। तो उस परिवार की महिला ने मुझे कहा कि नहीं, अब हम लोहे से उत्पाद नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे उत्पाद गांव में नहीं बिकते हैं।
क्योंकि अब टाटा के उत्पाद बिकने लगे हैं। और उसी परिवार में मैंने देखा कि जब मैं खा रही थी और मुझे जब खाना दिया गया था तो मैंने देखा कि हमारी थाली में सब्जियां नहीं थी, काफी विपन्न परिवार था। और जब मैं निकल रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ कोने में ये फेयर एंड लवली के पाउच पड़े थे। तो मैंने पूछा कि तुम अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को इस पे फेयर एंड लवली पे क्यों खर्चा कर रही हो? तो उसने कहा कि यदि मैं फेयर लवली नहीं लगाऊंगी तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा किसने कहा तुम्हें? बोले क्यों, मेरा आदमी बोलता है, टीवी बोलता है। यानी देखिए किस प्रकार बाजार हीन भावना पैदा करके अपने उत्पाद को बेचता है। आज आप देखिए कि बाजार डर बेच रहा है। आप याद कीजिए कि 9/11 के बाद अमेरिका के बाजार में जो बंदूक थे, अमेरिका के जो गन उत्पादक थे, उनका उत्पादन बहुत बढ़ गया था, उनकी आमदनी बहुत बढ़ गई थी। और उस समय क्या अखबार देखेंगे तो उनके विज्ञापन क्या होते थे? यदि आपके पास गन नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है। आप पुलिस को क्यों बुलाते हो? क्योंकि उनके पास गन है। और उस समय जो अमेरिका का बाजार था, जो परिवार थे, वो बंदूकों से पट गए थे। इस प्रकार कि वहाँ की महिलाओं ने जुलूस निकाला। जुलूस में पोस्टर होता था, उसमें 2 बच्चे होते थे, एक के हाथ में बंदूक होती थी, एक के हाथ में गेंद होती थी। और महिला कहती थी कि हमें बच्चों के हाथों में बंदूक देनी है, गेंद देनी है, बंदूक नहीं। आज आप देखिए कि बाजार में सब चीजों का प्रबंधन किया हुआ है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो राजनीति हो। आज एक जो राजनेता चुनाव जीतता है वो अपनी जनसेवा के आधार पे नहीं, वो उस इमेज के आधार पे जीतता है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसकी बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बाजार ने जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, उसका सबसे भयंकर प्रभाव पड़ा है किसानों के ऊपर। आज आदिवासी जीवन और किसान दोनों का जीवन तलवार की नोक पे टंगा हुआ है। मैं अभी तक सोचती थी कि किसान लोग इतनी आत्महत्या कर रहे हैं, उसके पीछे शायद उन्हें सूखा है या उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिल रहा, ये कारण होगा। लेकिन मैं गई थी, जब मैं बॉम्बे में रह रही थी तो मैं जालना जिले के बाबुलतारा गांव में गई थी। वहाँ मैं उन घरों में गई थी जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे। और मैंने देखा, मैंने समझने की चेष्टा की कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि इसके पीछे बाजार का पूरा एक खेल है। मुझे समझ में आया कि पहले किसान बहुत अभी हाल 10-20 सालों से तक किसान जो थे वो ऑर्गेनिक ढंग से खेती करते थे, यानी जो बीज होते थे वो अपने घरों से निकालते थे, पेस्टिसाइड था, कीटनाशक था, वो सब अपने घरों से निकालते थे, घरेलू ढंग से उनका उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी 10-12 सालों से वो जो ऊर्जा खरीद रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं और जो कीटनाशक, वो सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खरीद रहे हैं, काफी ऊंची लागत पर खरीद रहे हैं। इस कारण जो उनके उत्पाद की लागत बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उस हिसाब से उन्हें अपने उत्पाद का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस कारण क्या होता है कि जो किसान है वो जो पहले वो साहूकारों के जबड़े में फंसते थे, अब वो बैंक के जबड़े में फंसते हैं। और जो बैंक का जिस समय उन्हें ऋण देना होता है वो किसान को बहुत अच्छे से बुला के उनको ऋण देते हैं, लेकिन जब किसान उस ऋण को नहीं चुका पाते हैं तो जो स्वाभिमानी किसान है उनके घरों के बाहर नोटिस लगा देते हैं। उनकी जो जमीन है उसको वो जो गिरवी रखी हुई थी वो जमीन को वो उनके अधिकार में आ जाती है। तो वो स्वाभिमानी किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो मैं जब उस गांव में घूम रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि कभी हम कहते थे कि खेतों पर जो झुका हुआ है देश उसी पर टिका हुआ है, लेकिन आज जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो खेतों पर नहीं झुका हुआ है, वो मुझे लगा कि वो पेड़ की शाखाओं पे रस्सी से टंगा हुआ है। तो इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम किसानों को बचा सकें। संजीव जी का उपन्यास है फ्रांस, उसमें उन्होंने सरकार की इन्हीं किसान विरोधी नीतियों का, किसान विरोधी कानूनों का, किसानों की जो समस्याएं हैं उनकी पड़ताल की है। अपने समय और समाज के बड़े सवालों से वो टकराती हैं। और किसान से जुड़ी हुई समस्या, जो बाजारवाद से जुड़ी हुई सदी की सबसे बड़ी समस्या है, वो जो दूसरी समस्या पर मैं आना चाहूंगी वो है विस्थापन।
जो इस सदी की मुझे दूसरी बड़ी चुनौती लगती है। और मुझे लगता है कि जो विस्थापन है वो सभ्यता के आरंभ से ही शुरू हो गया था। यदि हम सभ्यता के इतिहास को कान से सुनेंगे तो हमें विस्थापन की पूरी तरंगे सुनाई देंगी। मुझे याद आ रही है एक कहानी जो विस्थापन पे केंद्रित थी और वो 100 साल पहले लिखी गई थी। वो कहानी है माधवराज सप्रे की टोकरी भर माटी। उस कहानी में वो बतलाते हैं कि एक गरीब बुढ़िया होती है और उसकी झोपड़ी होती है और एक जमींदार होता है। और वो जमींदार जब घूमता है तो उसे लगता है कि उसके जमींदारी का इलाका बढ़ सकता है यदि बुढ़िया की झोपड़ी वो अपने अधिकार में कर ले। तो वो डरा धमका के बुढ़िया को बोलते हैं कि भाई तुम अपनी झोपड़ी मुझे दे दो। बुढ़िया एक जिद्दी बुढ़िया होती है, बोलती है कि नहीं, मैं अपनी पोती के संग यहाँ रहती हूँ, मैं झोपड़ी नहीं दे सकती हूँ। तो जमींदार है, वो कानूनी सहायता लेते हैं और बुढ़िया के घर में नोटिस भेजते हैं। लाचार क्योंकि बिका हुआ कानून है, बिकी हुई पुलिस है और पिसती हुई जनता है। तो लाचार बुढ़िया चली जाती है पास के गांव में, लेकिन वो निगाह रखती है। तो जिस दिन उसकी झोपड़ी गिराई जाती है बुढ़िया वापस आ जाती है। तो जमींदार उसको देख के जमींदार का जायका बिगड़ जाता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चतुर बुढ़िया विनम्रता से जवाब देती कि महाराज ये झोपड़ी तो आपकी हो गई, मैं अब आपका क्या बिगाड़ लूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पोती है वो घर में खाना नहीं खा रही है, तो आप मेहरबानी करके इस झोपड़ी की माटी मुझे एक टोकरी में भर के ले जाने दीजिए। तो जमींदार सोचता है कि हाँ ले जाओ, टोकरी पर माटी में मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो बुढ़िया उस बड़ी सी टोकरी को माटी से भर लेती है और फिर वो आती है जमींदार के पास कि महाराज मैं इसे उठा नहीं पा रही हूँ, थोड़ी सहायता कर दीजिए। अब झल्लाता हुआ जमींदार आता है, लेकिन टोकरी को उठाना तो दूर, वो तो हिला भी नहीं पाता क्योंकि माटी भारी होती है। तब वो चतुर बुढ़िया जवाब देती है कि महाराज एक टोकरी माटी तो आप उठा ही नहीं पाए, सोचिए इस झोपड़ी में तो ऐसी कितनी टोकरियां माटी दबी होगी, आप क्या उनका इसका ऋण जिंदगी में उठा पाएंगे। तब वो जमींदार शर्मिंदा होता है और उस बुढ़िया की झोपड़ी उसे वापस लुटा देता है। तो ये घटना हुई थी 100 साल पहले। इस बीच हमारे सामने सिंगूर हुआ, नंदीग्राम हुआ, नर्मदा का विस्थापन हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कोई इतनी असरदार कहानी मैंने पढ़ी है विस्थापन को लेकर। तो क्या मैं ये मान लूं कि हमारे लेखक चूक गए हैं, हम इतनी प्रभावशाली रचनाएं नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा नहीं है। आज की सदी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बुरा बुरा नहीं दिखता है, अच्छा अच्छा नहीं दिखता है, काला काला नहीं दिखता है, सफेद सफेद नहीं दिखता है, सब कुछ एक धुंध और कुआंसे में है। सच्चाई जानना बहुत मुश्किल है। आज हमारे जैसे लोग जब विस्थापन का सवाल उठाते हैं तो हमें विकास विरोधी कह दिया जाता है। आज मेधा पाटकर इतने सालों से जो नर्मदा के विस्थापित है उनके लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसे विकास विरोधी करार कर दिया गया है। और जब हम कहते हैं कि ये विकास किसके लिए हो रहा है, क्या ये देश सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का है? जब हम विस्थापितों की बात करते हैं तो हमें समझाया जाता है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? वो ये है कि जब बारिश का पानी बरसेगा तो ऊपर से नीचे आता है ना, तो पहले ऊपर के सज्जों पे, ऊपर के मकानों पे से पानी का बरसात का पानी होता हुआ नीचे तक आएगा। यानी वो हमें समझाते हैं कि विकास को होने दिया जाए, क्योंकि विकास का लाभ सबसे पहले उच्च वर्ग को मिलेगा, फिर धीरे धीरे पानी गिरते हुए पानी की तरह ये जो एकदम निम्न स्तर के लोग उन तक ये हमें समझा दिया जाता है। एक रफ आंकड़ा है अरुंधति राय ने दिया था कि पिछले 54 जो बड़े बड़े बांध हुए हैं, सिर्फ उनसे ही जो विस्थापन हुआ है वो 5 करोड़ लोगों के बराबर हुआ। आज आप देखिए कि जो आदिवासी इलाका है, मैं वहाँ प्राय जाती रहती थी, तो मैंने देखा था कि झारखंड में कि आदिवासी इलाकों में हर तरह से घुसपैठ हो रही है, हर तरह से। कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के बहाने, कभी एयरपोर्ट बनाने के बहाने, कभी थर्मल बांध बनाने के बहाने, हर तरह से आदिवासियों
से उनकी जमीन, जल, जंगल जमीन छीनी जा रही। बहुत पहले अरुंधति राय ने कहा था कि जो उदारीकरण आता है वो अपने संग सैन्यकरण लेकर आता है। तो मैं समझ नहीं पाई थी कि भाई उदारीकरण और सैन्यकरण में क्या संबंध है। लेकिन मैंने जब देखा झारखंड में और इधर बस्तर में, ये हर एक एक किलोमीटर पर पुलिस की चौकी बैठी हुई है जो आदिवासियों से उनका पहचान पत्र मांग रही है। अब आप बताइए कि जो हमेशा से वहां रह रहे हैं उनसे क्यों पहचान पत्र मांगा जा रहा है? सिर्फ उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए कि किसी प्रकार उन जो आदिवासी अपनी जमीन नहीं देने को इच्छुक है उनको किस प्रकार खौफ में रखा जा रहा है। ये जो झारखंड में और इवन यहाँ तक कि बस्तर में, अब यदि आपको जमीन चाहिए तो वो कानूनी रूप से आप ले सकते हो। उसके लिए पुलिस की क्या जरूरत होनी चाहिए? एक केस मैं बतला रही हूँ कि जहाँ पे एक आदिवासी था और उसकी जमीन का मामला चल रहा था। अब आदिवासी इंग्लिश नहीं जानता है और जो जज था वो मुंडेरी नहीं जानता था और आदिवासी को ये भी नहीं पता था कि वो अनुवादक ले सकता है। परिणाम यह हुआ कि वो केस हार गया क्योंकि जो वो अपनी भाषा बोल रहा था और जो सामने जो जमींदार था वो ताकतवर था। बाद में जब इस केस को रीओपन किया गया तो वो आदिवासी केस जीत पाए। तो ये स्थिति की वो एकदम वो नहीं जानती हैं कि किस प्रकार वो इनसे मुकाबला करें। आज सरकार कहती है कि हम तो आदिवासियों से जमीन ले रहे हैं क्योंकि हमें विकास करना है और हम उन्हें पर्याप्त मुआवजा दे रहे हैं। अब आप देखिए मुआवजा की कहानी क्या है कि मुआवजा सरकार किस आधार पर देती है? मुआवजा सरकार इस आधार पर देती है कि आप प्रमाणित करो कि जमीन आपकी है जो हम आपके ले रहे हैं। अब अधिकांश आदिवासी ने कभी भी अपनी जमीन के नाम पट्टा नहीं करवाया। क्यों? कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जमीन पे वो सदियों से रह रहे हैं उस जमीन के लिए उनसे प्रमाण मांगा जाएगा। तो वे क्या बोलते हैं? वे कहते हैं कि ये प्रमाण स्वरूप में दिखलाते हैं कि ये पेड़ हमारे दादा ने लगवाया था, ये पेड़ हमारे परदादा ने लगवाया था। इस प्रकार की वे प्रमाण देते हैं जो मान्य नहीं होता है। तो आधे आदिवासी तो सिस्टम से बाहर वैसे ही निकल जाती हैं। तो मान लीजिए कि आपने मुआवजा दे भी दिया तो मनुष्य सिर्फ एक आर्थिक प्राणी नहीं है। एक आदिवासी जब रहता है अपने परिवेश में तो वो अपने लोकगीतों के संग, अपने पहाड़ के संग, अपने नदियों के संग, अपने नालों के संग, अपने ढोर डंगोरों के संग रहता है। अब आप सोचिए कि एक झारखंड के आदिवासी को उठा के दिया आप आंध्र प्रदेश में पटक देंगे तो क्या वो जी पाएगा? सवाल ये है। मित्रों, आपको अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में काम करने वाली जो बाई है, जो आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, तभी आप उनसे बात कीजिए, उनकी कहानी सुनिए तो आप देखेंगे कि हर एक के दिल में एक छुटा हुआ घर है। इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे छुटे हुए घर को उन्हें वापस लौटाना। मुझे याद आ रहा है रणेंद्र का उपन्यास जो आदिवासियों के विस्थापन पर लिखा हुआ है, गायब होता देश, राजू शर्मा का दूध। इसमें वो दिखलाते हैं कि किस प्रकार जो इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जहाँ है वो जिसे जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं। तो मित्रों, ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है विस्थापन। और अब मैं इस सदी की तीसरी सबसे बड़ी चुनौती को उठाना चाहूंगी और वो है सांप्रदायिकता बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। मित्रों, सांप्रदायिकता की कहानी तो ये है कि आजादी के बाद से ही सांप्रदायिकता को हम लोगों ने एक हथियार की तरह उपयोग किया है, राजनीतिक हथियार की तरह। लेकिन उस समय जो सांप्रदायिकता की लहर थी मध्यम लहर थी, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आप देखिए कि सांप्रदायिकता को एक बहुत मजबूत हथियार की तरह इसका उपयोग किया गया और इस उपयोग ने इस देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल के रखी। साहित्य जीवन से निकलता है, जीवन और माटी तक फूटता है। इसलिए आप देखिए कि सांप्रदायिकता को केंद्र में रख के ढेरों उपन्यास लिखे गए। मुझे याद आ रहा है दूधना सिंह का उपन्यास कलाम, आखिरी कलाम। उसमें वो कहते हैं, उनकी चिंता ये है कि मुझे इस चीज का डर नहीं है कि अच्छे लोग संगठित नहीं हो रहे हैं, मुझे डर इस चीज का है कि बुरे लोग अच्छे ढंग से संगठित हो रहे हैं।
गीतांजलि श्री का हमारा शहर बरस, और एक प्रकाश कांत का उपन्यास मुझे याद आ रहा है, अधूरे सूर्यों का सत्य। उसमें जो नायिका है वो मुस्लिम है, वो अपने पति को उलाहना देती हुई कहती है कि तुम मेरी बाबरी मस्जिद नहीं बचा पाए। पति कहता है, जो कि हिंदू है, कि हाँ मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी बाबरी मस्जिद नहीं बचा पाई। तो इन सालों में जो राष्ट्रीयता की उथली परिभाषा उग रही है, वो एक प्रकार से एनेस्थीसिया का काम कर रही है। आज राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या बन रही है? आज का राष्ट्रवाद गौ माता, भारत माता, गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद में लिखता पड़ा है। मैं जिस राष्ट्रीयता की परिभाषा जानती थी, वो परिभाषा ये थी कि इस राष्ट्र के अंदर जितने भी इंसान हैं, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। हर इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है। ये मेरी राष्ट्रीयता की परिभाषा थी कि एक ही धरती और योनि में जन्म लेने के संबंध बहुत गहरे हैं। मेरी राष्ट्रीयता की परिभाषा ये है कि मैं नहीं जानती थी कि रोहित वेमुला कौन है, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली तो मैं बेचैन हो गई। मैं नहीं जानती थी कि पायल तावड़ी कौन है। ये बम्बई की एक डॉक्टर महिला थी, और चूंकि वो दलित थी और ये जातिवाद का शिकार हुई, उसने मानसिक यातना के चलते आत्महत्या कर ली। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मेरी राष्ट्रीयता ये थी कि मैं दुखी हो गई। मेरी राष्ट्रीयता यह है कि मैं मेरी कौम को नहीं जानती हूँ, लेकिन जब वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतती है तो मैं पुलकित हो जाती हूँ। ये मेरी राष्ट्रीयता है कि मैं हर इंसान से जुड़ी रहूं। लेकिन आज राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या है? आज राष्ट्रीयता की परिभाषा एक उग्र राष्ट्रवाद इस देश में उग रहा है। सोचिए कि पहलू अखलाक खान की हत्या किन लोगों ने की, क्यों उसकी हत्या हुई? इस संदेह पर हुई कि उसने गोमांस खा लिया। और मजे की बात है कि उसके फ्रिज में रखा हुआ जो मांस है, उसकी फॉरेंसिक जांच होती है, यानी यदि वो मांस गोमांस है तो उसकी हत्या जायज है। क्या यही हमारा राष्ट्रवाद है? तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि अभी जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के बीच में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये जो राष्ट्रीयता है, ये एक प्रकार से अफीम का काम कर रहा है। आज राष्ट्रीयता की परिभाषा ये हो रही है कि आप, मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ा एंटी नेशनल वो है जो सिर्फ अपने ही विश्वासों को सत्य मानता है। तो बहरहाल मित्रों, आज की सबसे बड़ी जरूरत है, इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है कि जो राष्ट्रीयता शब्द है उसको सही ढंग से परिभाषित किया जाए। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये उठता है कि आज जिस प्रकार से ये जो धन का उन्माद फैलाया जा रहा है, आज स्थिति ये हो गई है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी थोड़ा जोर से बताइए मैम। कम आ रही, धीरे से आ रही है, थोड़ा जोर से बता दीजिए। ठीक है, ओके। आज स्थिति ये हो गई है, अभी कुछ दिनों पहले बाबरी मस्जिद, सॉरी, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात हो रही है, जबकि स्थिति ये है कि आज लाखों जो बस्ती हैं उसे तोड़ा जा रहा है। हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। आज सांस्कृतिक प्रदूषण की हालत ये हो गई है कि हम गाय का गोबर खा सकते हैं, वो गोमूत्र पी सकते हैं, लेकिन जो हमारे समुदाय का नहीं है उसे छूने से भी हमें पाप लगता है। ये सांस्कृतिक प्रदूषण इतना जहर फैला रहा है। ये देश पहले कभी इतना उछला नहीं था, कभी इतना गंभीर नहीं था। आज आप सवाल नहीं उठा सकते हो, जबकि ज्ञान, संवाद, बहस इस देश की परंपरा में था। पूरी गीता क्या एक संवाद है, एक सवाल है। लेकिन आज यदि आप सवाल उठाते हैं तो आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। आज जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, उसमें सबसे बड़ा खतरा है, और ये सदी की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इससे बचा कर रखें। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि वो इस प्रकार है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये कल सुबह की बात है।
आज सच्चाई को बोलने से हम डर रहे थे। आज यदि हम मानव अधिकार की बात करते हैं, आज यदि हम आदिवासियों के हित की बात करते हैं, तो हमें माओवादी करार कर दिया जाता है। आज यदि हम किसी विशेष समुदाय की, अल्पसंख्यक समुदाय के हित की बात करते हैं, तो हमें देशद्रोही करार कर दिया जाता है। आज आप सवाल नहीं उठा सकते हो। तो आज जो अभिव्यक्ति है, अभी आप देखिए कि कितने ये जो गोविंद पानसरे थे, नरेंद्र दाभोलकर थे, एस कुलबर्गी थे, गौरी लंकेश थी, उनकी हत्या क्यों हुई? कौन थे ये लोग? ये वो लोग विद्वान जन थे, वैचारिक लोग थे, चिंतक थे, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जिन लोगों ने धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध, कर्मकांड के विरुद्ध, रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जो लोगों को सच्चे के प्रति जागरूक कर रहे थे। लेकिन जो हमारी सत्ता है वो सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन सच्चाई सहन नहीं कर सकती। और इसीलिए आज वो कलम जिनकी आंख सच्चाई को देख रही है, सच्चाई को उजागर कर रही है, वो कलम आज सरकार की आंख की किरकिरी बनी हुई है। इसीलिए आज आप देखिए कि जो कुलबर्गी, नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे जैसे लोगों को सफाया कर दिया जाता है। इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी को हासिल करें। मित्रों, बिंदु रूप में बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं सिर्फ सूत्र रूप में अपनी बातें रखूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय काफी बीत गया है। मेरे पास कितना समय अभी और है? मेरे पास अभी कितना समय और है? समय है, आप बताइए। अच्छा, ये चुनौतियां तो काफी है, तो आपको काफी बताना। हाँ, इस सदी की अगली जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगती है वो है कि जो इस देश के युवा है उनकी तेजस्विता गायब होती जा रही है। इस देश का जो युवा है, किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उस देश का युवा होता है। लेकिन आज इस देश का जो युवा है, मुझे लगता है कि वो वापस आत्मकेंद्रित जीवन जी रहा है। याद कीजिए 60 के दशक का युवा, 70 के दशक का युवा जो सड़कों पर उतर आ जाता था। एक बम अमेरिका वियतनाम पे फेंकता और देश के युवा सड़क पे उतर आते थे। याद कीजिए नक्सलवादी आंदोलन जिसे इस देश के युवाओं ने चलाया था, एक आम आदमी की मुक्ति के लिए, आम आदमी की गरिमा के लिए। उस आंदोलन में ऐसे युवा थे जिनकी जिंदगी में दुख ने कभी झांका नहीं होगा, लेकिन आम आदमी की मुक्ति के लिए वो इस आंदोलन में कूद पड़े थे। ये आंदोलन सफल था, नहीं था, उचित था, अनुचित था, मैं इसमें नहीं जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इस देश के युवा का वो चरित्र था। ये वो युवा थे जो दुनिया को बदलने की बात करते थे। लेकिन आज जो युवा है वो दुनिया घूमने की बात करता है। अभी जिस दिन सिंगूर और नंदीग्राम हुआ था, मैं उस दिन सुंदरवन में थी और मेरे सामने ढेरों युवा थे, तो वे बार बार मोबाइल पे बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद वे लोग सिंगूर के बारे में या नंदीग्राम के बारे में चिंता कर रहे होंगे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो उस समय क्रिकेट मैच हो रहा था, वो उसी में डूबे हुए थे। तो आज जो बाजार है, मुझे कई बार ये भी लगता है कि वो युवाओं को भी भ्रमित कर रहा है। वो उनके कान में मंत्र फूंक रहा है कि यदि आपको सफल जीवन जीना है तो उसके लिए आपको 3 W चाहिए, वोमेन, माइंड और वेल्थ। और ये मुझे लग रहा है कि जो आज के युवा हैं, देखिए उनके पास सब कुछ है, वो मेहनती है, लगन है, प्रतिभा है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? तेजस्विता नहीं है। वो आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन उनकी नजर किस पर है? उनकी नजर है धरती पर पड़े हुए जूतों पर। और इसके लिए वातावरण दोषी है। आज के युवा जितने आत्मकेंद्रित यदि हुए हैं, तो उसके लिए मैं युवाओं को दोष कम देती हूँ, क्योंकि उनके सामने कोई आइडियल नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। क्योंकि हमारे राजनेता भी ऐसे ही है। और दूसरे बिंदु के रूप में मैं आऊंगी कि आज जिस प्रकार से महिलाओं की जो हिंसा हो रही है, महिलाओं पे जिस प्रकार से गैंग रेप हो रहा है, जो एसिड अटैक हो रहे हैं, मुझे कई बार ये लगता है कि इसके पीछे कारण ये है कि आज जो मीडिया युवा जो महिलाओं की छवि पेश प्रस्तुत कर रहा है, वो किस प्रकार की छवि प्रस्तुत कर रहा है? एक भोग्या की छवि। हर
विज्ञापन के पीछे एक महिला है जो आपको आमंत्रित कर रही है, जो गरिमा में छवि थी वो आज गर्मा गर्म छवि के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। मैं जिन दिनों सलाम आखिरी उपन्यास लिख रही थी, उस समय मुझे एक रूप जीवा ने कहा कि मैडम क्या बताएं, कई बार स्कूलों के बच्चे आ जाते हैं 50-50 का नोट लेकर हमारे सामने, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। तो उसने कहा हाँ मैडम, वो विज्ञापन देखते हैं, उन्हें लगता है कि क्या चीज है औरत, और वो इसी जिज्ञासा के चलते हमारे पास आ जाते हैं। तो आज आप देखिए, आप इंटरनेट खोलिए, आप विज्ञापन देख लिए, आप फिल्म देखिए, जब हर जगह कामुकता की, मानसिकता की बारिश होगी तो कोई भी अपने को कैसे बचा पाएगा। और यही कारण है कि आप देखिए कि जो युवा, जो आज महिला हिंसा का शिकार हो रही है, और दूसरी चीज है कि आज जो एक प्रकार की सफलता की संस्कृति उग रही है, युवाओं को सफलता चाहिए हर चीज में, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो कैरियर हो, और यदि वो कैरियर में असफल होते हैं तो वो जल्दी आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होते हैं, और यदि महिला के प्रति प्रेम कर रहे हैं, उन्हें प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है तो एसिड अटैक करते हैं। तो ये जो माहौल है वो एक ऐसी अब संस्कृति जन्म ले चुकी है इस माहौल में कि जहाँ सिर्फ जिसके केंद्र में सिर्फ सफलता है। और एक अंतिम बिंदु के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो कोरोना हुआ था उसने सारे पर्दे हटा दिए हैं हमारी जो व्यवस्था के मानवीय स्वरूप का। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मजदूरों की एक पूरी की पूरी फौज, हजारों मजदूरों जो थके हारे मजदूर थे, भूखे प्यासे मजदूर थे, वो नंगे पैर अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उनके साथ में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, कुछ अपने गंतव्य तक पहुंची, कुछ ने बीच में ही दम तोड़ दिया। मैंने एक दृश्य देखा था कि महिला मर चुकी है, जो उसका बच्चा है वो उसका आंचल खींच रहा है। सवाल ये उठता है कि यदि आप अपने नेता को प्राइवेट प्लेन दे सकते हैं तो क्या इन मजदूरों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? यह सत्ता का अमानवीय रूप था। दूसरा सवाल यह है कि आज 70 वर्षों के बाद रोजगार का, उद्योगों का इतना केंद्रीकरण क्यों हुआ कि बिहार के मजदूर को बंबई नौकरी करने या जाना पड़ रहा है? क्यों आज बिहार के मजदूर को लेह लद्दाख जाना पड़ रहा है? इससे जुड़ा सवाल ये भी है कि आज क्यों इतना केंद्रीकरण हुआ? इस प्रकार रोजगार का, उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आज विषमता फैल रही है, धनी और गरीब के बीच में जो विषमता की खाई है, वो सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी महानगर में आप जाइए, आप देखेंगे कि उस महानगर की एक साइड में आपको कैलिफोर्निया मिलेगा तो दूसरी साइड में आपको कालाहांडी मिलेगी। मैं झारखंड में एक ऐसे परिवार से मिली थी जहाँ 2 महिलाओं के बीच एक साड़ी थी, और आज मैं दिल्ली, बम्बई में ऐसे परिवारों को में रहती हूँ, जानती हूँ, देखती हूँ, जहाँ पति पत्नी के बीच 3 गाड़ी है। ये इतनी विषमता क्यों है? इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती ये विषमता है। और अंत में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी कि इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है शब्द को, इंसानियत को, संवेदना को बचा के रखना। मुझे एक 2 पंक्तियां याद आ रही है, वो है कि झड़ गई पूंछ, रोमांच झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है, ऊपर ऊपर तन संवर चुका, मन का संवरना अभी बाकी है। तो इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है इस मन को संवारना। धन्यवाद। धन्यवाद मधु जी। आपने जो वर्तमान समस्याएं, जितनी भी बुलंद समस्याएं हैं, उन सभी को बहुत बखूबी से आपने हमारे सामने रखा। आपने जो भी कहा वो 100% सच है, क्योंकि आजकल या वर्तमान जमाने में सबसे मुख्य बात इंसानियत को बचा के रखना ही है। लेकिन अभी तो सवाल या चर्चा की वेला है। मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वातायन खुला है, आप खुद मधु कांकरिया से पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। लेकिन मधु जी, एक बात मैं बताना चाहूंगी, इस स्त्री के विषय में आपने जो कहा, आए दिन, ये किसकी आवाज आ रही है?
शबाना जी, गोस्वामी जी की आवाज आ रही है, मुझे पता नहीं वो, अगर उसे म्यूट कर ले तभी तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है। तो मधु जी, मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो स्त्रियों के जो समस्याएं जो आप कह रहे हैं, आजकल गैंग रेप हो रहे हैं, और आज जो खास बात जो हम देख रहे हैं कि गैंग रेप के जो खबर तो आए दिन डेली जो आ रही है, क्योंकि अभी अभी जो हाथरस इंसिडेंट जो हुआ है उसी की जो तफ्तीश हो रही है, उसी के अगले दिन उसी जगह एक और लड़की की रेप हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि खबरें तो खूब आ रही है, इसके खिलाफ तो आवाज भी उठा रही है, फिर भी ये जो बातें जो है ये दोहरा रही है। ये कैसी मानसिकता है, या कैसे लोगों के मन में एक प्रकार की खौफ पैदा करने के लिए, करवाने के लिए स्त्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर स्वतंत्र जैसे कि पारिवारिक रूप में, जैसे कि गुलामी मानसिकता से जैसे घर में परिवार को संभालने वाली स्त्री भी आज खुश नहीं है, लेकिन अपने वजूद को सामने रखने के लिए आवाज उठाने वाली स्त्री भी खुश नहीं है। ये विरोधाभास है, क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता चाहती है, हम उस अपने वजूद को आगे रखते हैं, उसके लिए हम कई बातें, तो जैसे पुरुष समाज से हम कई प्रश्न उठाते हैं, ऐसी स्त्री भी खुश नहीं है। तो स्त्री को खुश रखने के लिए, स्त्री को इस तरह स्वतंत्रता से जीने के लिए समाज को कैसे बदलना हो? देखिए सुमा जी, जहाँ तक मैं सोच पाती हूँ, मुझे लगता है कि स्त्री समस्या की जड़ों पे हमें ये समझना होगा कि स्त्री की समस्या की जड़ कहाँ है। पहली बात तो मुझे समझ में आती है कि जो पुरुष की सामंतवादी मानसिकता है। अब सवाल यह है कि पुरुष की सामंतवादी मानसिकता की जड़ें कहाँ पे हैं? तो ये सामंतवादी मानसिकता को दाना पानी धर्म की सत्ता से मिलता है। आज भी आप देखिए, इतने सालों के बाद भी कोई स्त्री कैसा जीवन जिए, ये बहुत कुछ निर्धारित होता है हमारी धार्मिक मान्यताओं से, मनुस्मृति से। और कोई भी धर्म स्त्री पुरुष को बराबर नहीं मानता। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि स्त्री का व्यक्तित्व पूर्णता को प्राप्त करे, तो जरूरी है कि समाज को धर्म की सत्ता से मुक्त करना। अब देखिए आपके रीति रिवाज, अब देखिए आपकी मान्यताएं, सब जगह यदि कहीं भी पाबंदी है तो वो स्त्री के ऊपर। ये सारे धर्मों का ताना वाना टिका हुआ है तो स्त्री के ध्येय के ऊपर। तो मुझे जो समझ में आता है कि जो पहली आवश्यकता है वो है कि समाज को धर्म की सत्ता से, धर्म के वर्चस्व से मुक्त करने का। और दूसरी जरूरी चीज ये है कि स्त्री के को अपने आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। मुझे याद आ रही है किसी समाज एक्टिविस्ट ने कहा था कि जब तक स्त्री के नाम उसकी पासबुक नहीं होती है वो आजाद नहीं हो सकती है। तो इन दो चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। एक तो समाज को धर्म सत्ता के वर्चस्व से मुक्त करना होगा, और दूसरा स्त्री को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना होगा। नमस्कार मैम जी मैम, मैं कोयम्बतूर से बोल रही हूँ। मेरा नाम सरला है मैम। तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ मैम? स्वागत है आपका। हाँ मैम, जब जैसे ही आपने धार्मिक मान्यताओं की बात की मैम, धार्मिक मान्यताओं जहाँ हमारी द्रौपदी की बात आती है, तो उसपे भी ऐसा ही हुआ था कि उसे पहले अपमानित किया गया भरी सभा में, और फिर उसके ही नंदोई ने उसको उस पे हाथ डालने की कोशिश की। जहां वो उन्होंने अज्ञातवास लिया था वहां भी उसे परेशानी उठानी पड़ी। जब आज हम बलात्कार की बात या कोई भी रेप की या कुछ बात कहते हैं, तो ये हमारे पुरानी जो मान्यताएं हैं वो उसमें ये सब घटित हो चुका है, और ये ही बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार यही हमारे सामने आ रहा है। तो जो धार्मिक मान्यताओं में सीता माता थी,
सीता माता ने बहुत कुछ सहन किया, भगवान के लिए महलों को छोड़ के वन चले गए, और बाद में जब उन्हीं पे उंगली उठाई तो मतलब फिर उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और फिर उनसे अग्नि परीक्षा मांगी गई। तो जो स्त्रियों की जो स्थिति है वो पहले भी ऐसी थी मैम, और मेरे ध्यान से आज भी ऐसी है। क्या मैं सही नहीं, हूँ या नहीं हूँ, आप बताइए मैम। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। परिवर्तन हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। आज आप देखिए कि जो एक आम स्त्री है वो अपने वजूद के प्रति, अपनी सोच के प्रति सजग है। मैं ये मानती हूँ कि स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, लेकिन उसके जो पीछे जो कारण है उसे हमें समझना होगा। एक तो जो आप कह रहे हो कि स्त्रियां वो हिंसा की शिकार हो रही है, गैंग रेप की शिकार हो रही है, मैं उसके लिए वातावरण को दोषी मानती हूँ। आज आप चौतरफा आप देखिए कि मानसिकता की, कामुकता की बरसात हो रही है। स्त्री को आप एक भोग्या के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, चाहे वो टीवी के विज्ञापन हो, चाहे वो नेट हो, चाहे कहीं भी हो। तो ऐसे में यदि आप सोचोगे कि एक युवक अपने को इस बारिश से बचा के रख सके तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरी चीज ये है कि जो स्त्री के प्रति जो संस्कार दिए जाते हैं, जो हमारे घरों में भी दिए जाते हैं, जो बच्चों को दिए जाते हैं, उसमें हमें क्योंकि बच्चा पहला पाठ अपने घर से सीखता है, तो शुरुआत से ही हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि जो घर के जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनसे हम समानता का व्यवहार करें। क्योंकि जितने भी संस्कार निर्माण, जो बीजारोपण होता है वो बचपन में ही होता है, और घर से ही बच्चे पहला संस्कार, घर ही पहली पाठशाला होती है। तो जरूरी इस चीज की है कि हम घर से ये शुरुआत करें। और ये तो मैं कह चुकी हूँ कि हमें समाज को धर्म सत्ता के वर्चस्व से मुक्त करना होगा। क्योंकि आज भी देखिए हर स्त्री को ये चीज सिखलाई जाती है संस्कार के रूप में कि वो एक आदर्श स्त्री का जीवन जिए, और उसका रोल मॉडल क्या होता है, वही होता है जो अभी आपने नाम लिए। तो इसलिए जरूरी है कि एक स्वाधीन चेता स्त्री को उसको अपने वजूद का आत्मनिर्भर होने की चीज सिखलाई जाए, तो ये चित्र बदलेगा। मैम, मेरा एक सवाल है। मैं अशोक क्रांति पटना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर बोल रहा हूँ। अभी जैसे आपने कहा कि सीता को ही हमारा समाज आदर्श मानता आ रहा है, लेकिन आज जो समाज हमारा बदला है, इस दौर में क्या नहीं लगता है कि सीता का जो आदर्श हमारे समाज के ऊपर थोपा गया है, या फिर हम उसको ढोते चले आ रहे हैं, उसको बदलने की जरूरत है। हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये क्यों नहीं दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम ही गलत था? अगर राम कमजोर नहीं होता तो क्या सीता का अपहरण हो पाता? क्योंकि सीता की जिम्मेवारी तो राम की थी। क्या राम कमजोर नहीं था क्या? माफ कीजिए, मैं जो हमारे समय की जो माइथोलॉजी है, उस समय को आप देखिए, उस समय की माइथोलॉजी को आप आज के समय से तुलना नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, उस समय जो राम को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया था वो एक पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रस्तुत किया गया था, एक आदर्श पारिवारिक कैरेक्टर के रूप में किया गया था। और राम की जो विशेषता है वो ये है कि जब राजा राम नहीं रहते, वनवासी राम हो जाते हैं, उस समय वो क्या करते हैं? उस समय वो किसी भी राजा से सहायता नहीं लेते हैं रावण से युद्ध करने के लिए। वो आदिवासियों की सहायता लेते हैं, भीलों की सहायता लेते हैं, बंदरों की सहायता लेती हैं। तो राम का वो जो कौशल है वो वहां दिखाई देता है। इसलिए मुझे कभी ये नहीं लगता है कि जो राम का जो चरित्र है उसमें कुछ चारित्रिक खामियां हैं। अब आती है कि सीता की बात, तो वो उस समय इसके बीच में मैम माफ कीजिएगा, इस बीच में मैं भी इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी मैम। लेकिन मैम, अगर राम पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने माता का, एक स्त्री का सहारा लेके ही रावण को क्यों मारा? उन्होंने माता का क्यों नहीं सोचा? एक स्त्री, जब अगर वो अविनाशी राम है और उन्होंने सब चीज की रचना की है, तो उन्होंने माता सीता का सहारा क्यों लिया? अगर उन्होंने पुरुषोत्तम राम है तो फिर उन्होंने माता का सहारा क्यों लिया? तो वो डायरेक्ट भी जाके रावण को मार सकते थे अपनी पथ यात्रा को आगे बढ़ाते हुए,
लेकिन उन्होंने सीता के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि बाद में उसको अग्नि परीक्षा भी देनी, क्योंकि ऑलरेडी ये सब डिसाइड था कि अनसुईया माता के यहाँ उन्होंने एक सीता और रख दी है या क्या कर दिया है। एक नारी का उन्होंने ऐसे सहयोग लेकर उसी बाद में उसी नारी को उन्होंने बाद में परित्याग कर दिया। ये मुझे रामायण में, ये मुझे, मैं मैम नास्तिक नहीं हूँ, प्योर आस्तिक हूँ, भगवान की पूजा बगैर मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, लेकिन जब रामायण पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर से बहुत बात उठती है। क्योंकि जब जनक उनको हाथ जोड़ के जब शादी होती है, जब जनक ये बोलते हैं भगवान को कि मैं तुम्हारे साथ परिचारिका भेज रहा हूँ, इनका ध्यान रखिए, फिर भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा ये परिचारिका नहीं है और ये मेरी धर्म पत्नी के रूप में मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं मेरे मन में। तो मैम अगर कहीं आप मेरे सवालों को शांत कर पाए तो मैं बहुत आभारी रहूंगी आपकी। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ कि मैं इसे एक आदर्श ग्रंथ के रूप में नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये जो ग्रंथ लिखे गए थे, चाहे वो रामायण हो चाहे वो महाभारत हो, उनके रचयिता कौन थे? पुरुष थे। तो स्वाभाविक है कि वो उन्होंने अपने एंगल से, अपने दृष्टिकोण से, अपने चश्मे से देखा। तो मैं आपके संग सहमत हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगा कि उनके संग न्याय नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी पौराणिक मिथ होते हैं ना, वो समय के साथ उनकी व्याख्याएं बदलनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं को पत्थर की लकीर समझ लें। आप अपने विवेक से, अपने निर्णय से जो उस समय की जो व्याख्याएं हैं उनका पलट सकते हो। हो रहा है अभी, वो बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी जा रही है। और मैं कभी भी रामायण को एक आदर्श ग्रंथ के रूप में नहीं लेती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि उस समय का सत्य था। हाँ जी मैम, कहना इंटरफेयर इन दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, देखिए मैं तो इतना सा समझता हूँ, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अगर आप रामायण और रामचरितमानस या पहले के ग्रंथ वेद वगैरह पढ़ते हैं और भी शास्त्र पुराण, तो उनमें क्लियरली मेंशन्ड है एक सब चीजें। एक तो आज भी वही परिस्थिति जो पहले थी, जो राजा बनता है ना, चाहे प्रधानमंत्री कर लेते हो आप, आज भी वो जनमत से ही बनता है। अगर मैं ये चाहूँ कि कोई मोदी जी की जगह दूसरा व्यक्ति उनसे अच्छा है, अकेला मैं चाहता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नहीं बनेगा, जनमत से ही बनेगा। तो वो राम जी ने जो सीता जी का परित्याग किया वो जनमत की वजह से किया, उनका खुद का विचार नहीं था। एक राजा को जनमत का सम्मान करना पड़ता है और ज्यादा जनमत उसी के पक्ष में था और उसके लिए उन्होंने आगे भोगा भी। इसी प्रकार जो सीता का परित्याग, वो जो रावण के लिए बोल रहे थे अभी कोई, क्यों गए, सब श्रापित थे, पूर्व जन्मों के श्राप थे मैम, जो आगे उनको वैसे चरितार्थ हुए आगे जाके अगले आने वाले जन्म। तो मुझे लगता है पूरा पढ़ना चाहिए, आप सब समझ में आएगा। राम जी ने अपनी इच्छा से कोई परित्याग नहीं किया सीता जी। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये आपकी धार्मिक आस्था बोल रही है। यदि आप थोड़ा भी तार्किक ढंग से सोचें तो एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी जनता के प्रति, और सीता उनकी जनता ही थी, इसलिए उन्होंने अन्याय किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात की आपने कहा जनमत वाली बात, तो आज जनमत ही खतरे में है। आप जब मोदी जी की बात करते हो तो आप ये देखिए कि मोदी जी कितने परसेंटेज वोट से जीते थे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये संख्या का खेल है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि अधिसंख्यक जनता ने उन्हें पसंद किया। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन मैम हमें मानना तो पड़ेगा ना, जनता ने उनको वोट किया है तो वही प्राइम मिनिस्टर तो आप बोलिए या मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म कर दूं कि आज आप जितनी राजनीतिक दल हैं उनमें उनको बहुसंख्यक वोट मिले, इस कारण वो मेजोरिटी में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा देश उनको पसंद कर रहा है, पहली बात ये। और दूसरी बात की आज के समय की तुलना आप पौराणिक काल से नहीं कर सकते हैं। उस समय जनतंत्र नहीं था और उस समय मोनार्की थी, राजा था, फिर राजा के बाद राजा का बेटा बनता था, वो एक अलग सिस्टम था। उसकी तुलना आप आज के सिस्टम से नहीं कर सकते हैं। तो तीसरी बात मैं ये कहती हूँ कि एक राजा को शक्तिशाली राजा होना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना चाहिए। एक धोबी के कहने पर आप अपनी पत्नी का परित्याग कर दोगे, ये कहाँ की ये एक सामर्थ्य, कहाँ का ये सामर्थ्य हुआ, ये कहाँ का पुरुषार्थ हुआ। इसलिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सॉरी। ओके, नो। मधु जी, मुझे लग रहा है कि हमारा जो वक्तव्य जो है मैं सोच रही कि हम मुझको में घुस गए हैं, पुराण में घुस गए हैं।
इसलिए मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। ये तो सही है कि ये जो रामायण जो है आजकल का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि उस समय दोबारा शायद आ रहा है, इसलिए कि आजकल सीता फिर से सड़क पर आ गई है। तो मैं ये भी इस पर भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी। आजकल जो समाज जो है उसमें डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक रीति जैसे लोकतंत्र राष्ट्र है, ऐसा हम दुहाई तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे जो लोकतंत्र जो है वो थोड़ा पीछे जा रहा है, क्योंकि वो वर्तमान सत्ता के कारण हो, वर्तमान सरकार के कारण हो, जैसे भी हो, लेकिन लोग भी कुछ गूंगे हो गए हैं। इसलिए शायद आपने कहा ये युवा लोग आत्मकेंद्रित हो गए हैं। शायद इसकी वजह यह है कि जो भी आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा साहित्यकारों में गौरी लंकेश को भी, जैसे कि वो जो पंक्ति, जितने भी लोग हैं जिनकी जो अंजाम जो हुआ है वो हमारे सामने है, तो ये जो खौफ पैदा करना शायद वर्तमान सत्ता के एक लक्ष्य है, ताकि लोगों में एक खौफ पैदा करके आराम से वो शासन कर सके। लेकिन यहाँ पर हमारे लोकतंत्र डगमगा रहे हैं। तो ये इसके लिए आपने जो कहा युवाओं का आत्मकेंद्रित होना, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए आपका संदेश क्या है? आपको कैसे उनको इसके खिलाफ, यानी कि एक और उनका खौफ है, उनके मन में भय है, क्योंकि आवाज उठाने वालों को चुप करा दिया जाता है, ऐसा एक खौफ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ये ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में, ऐसी हालत में, वर्तमान जो नाजुक हालत है, ऐसे हालत में युवा पीढ़ी के लिए आपका उपदेश क्या है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जागरूकता की बहुत कमी है। सही चीजें लोगों को पता नहीं है, सही सूचना लोगों तक जाती नहीं है। और दूसरी चीज है कि अभी जो वातावरण है उसमें आप सच कह रहे हो, जैसा आपने कहा कि अभी हम जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। जो जरूरी मुद्दे हैं वो हमारे फोकस में नहीं है। आज जरूरी मुद्दे क्या होने चाहिए? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो आत्महत्या करते किसान हैं, जो आदिवासी हैं, जो अपने जड़ों से जिन्हें उखाड़ा जा रहा है, ये हमारे जरूरी मुद्दे होने चाहिए। महिलाओं पे जो होने वाली हिंसा है, भ्रूण में जो महिलाएं दम तोड़ रही है, ये हमारे जरूरी मुद्दे होने चाहिए। लेकिन आज आप देखिए कि मीडिया क्या कर रहा है। पिछले 2-3 महीनों से आपने देखा होगा कि जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा होगा कि एक अभिनेता ने आत्महत्या करी और एक अभिनेत्री का ऑफिस टूटा, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सारा मीडिया उनकी चिंता में दुबला हो रहा है। जबकि उसी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर बस्तियों को उजाड़ दिया जाएगा। उस पर कहीं कोई मैंने देखा न्यूज नहीं। तो ये आज का जो वातावरण है वो गरीब जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, गाय, गोबर, धर्म, सीता, राम, इन सबको उछाल रहा है। राम जी को घर चाहिए। तो इसमें युवाओं का दोष मुझे उतना नहीं लगता है। तो सबसे पहली चीज ये कि धुंध छटे तब तो आप सही देख पाओगे ना कि क्या चीज हो रही है। जब धुंध ही नहीं रहेगी तो आप कुछ भी देख नहीं पाओगे। तो जरूरी है कि सही सूचना आप तक पहुंचे, धुंध छटे, और तब युवा अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और युवा यदि संगठित है तो मुझे लगता है कि यदि युवा संगठित है तो उम्मीद अभी भी बची हुई है। मैं निराश नहीं हूँ, जरूरत है कि संगठन की। हाँ जी, आपने वो जो अगली जो पॉइंट भी वो भी बता दी, क्योंकि मीडिया का जागरूक होना है। क्योंकि आपने सही कहा है, मीडिया जो है अपने रेटिंग्स बढ़ाने के ध्यान में है, तो उसमें शायद वो जागरूक नहीं है। जनता के प्रति उनका जो दायित्व है उससे वो मुकर रहे हैं। आजकल हम वही देख रहे हैं। जैसे कि आपने जो कहा, जो गरीब लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है इस पर कोई चर्चाएं नहीं हो रही है। जानी चर्चा वो में अक्सर आप जो कह रहे हैं कि ये जो सनसनी खबरें जो है उसी को लेकर वे चर्चा तो चला रही है। लेकिन निराश तो हम भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि आजकल के जो किसान संगठन जो देखा वो आशा की किरण तो लाती है। जैसे कि आपके जो उपन्यास जो है वो छठा उपन्यास हम यहाँ थे, उसमें जो दीप शिखा कहते हैं कि आपके जीवन का ताप कितनों तक पहुंचा है, उसी में वो आप सफलता और असफलता है। जीवन का अर्थ है कि आपके अपने पीछे कुछ निशान छोड़ा जाए।
लेकिन ये तो जो हमसे पार होके गए हैं वे लोग तो निशान छोड़ के हैं, उन पर हमारी आशा है। शायद यही युवा पीढ़ी के लिए संदेश भी। तो आगे भी प्रश्न पूछने वाले हैं आपसे। आज के जैसे मैम, हाँ बोलूं क्या मैम? हाँ बोलिए। जैसे मैम, जैसे जब जब अंदर की सत्ता मजबूत स्थिति में होगी तब तब लोकतंत्र कमजोर होगा, और ये वाजिब है, ऐसा होता आया है, ऐसा होगा, क्योंकि वो चीजों को अपने तरीके से हैंडल करेगी, वो मीडिया भी मैनेज करेगी और युवाओं को हैप्नोटाइज करेगी। ये युवा को दिखेगा नहीं, और ऐसा हो रहा है, वो हैप्नोटाइज हैं, दिख नहीं रहा है उनको। एक उस भ्रम से कब निकलेंगे, शायद बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन वो निकलेंगे। और रही युवाओं के आत्म केंद्रित होने की बात मैम, तो दुनिया में देख रहे हैं जितने भी आंदोलन हुए हैं युवाओं ने ही किए हैं, या बदलाव युवाओं ने ही लाए हैं, और निर्भया से लेकर के जितने भी आंदोलन हुए हैं युवाओं ने ही खड़े किए हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मीडिया कब्जे में है, क्योंकि सरकार मजबूत है, और उन मीडिया के द्वारा युवाओं को हैप्नोटाइज कर दिया गया है बुरी तरह से। तो इस पर आप टिप्पणी चाहेंगे, या ऐसे आपका सुझाव, ऐसे आपका राय आपने सामने रखा है अशोक जी? नहीं नहीं, मैम की मैं टिप्पणी चाहूंगा इस पे, इसलिए तो मैंने अच्छा, कहा मैम की टिप्पणी चाहूंगा। ठीक है। मुझे देखिए, युवाओं से उम्मीद है, ये भी सही है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो माहौल निश्चित रूप से निराशाजनक है। युवाओं के संग उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन उम्मीद उन युवाओं से है जो कुछ करने में समर्थ है। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि युवा आत्मकेंद्रित जीवन जी रहे हैं, तो मैं उन युवाओं की बात करती हूँ जो समर्थ है, तो उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई से, क्योंकि वो देश के अंदर है, देश उनके भीतर नहीं। तो आज जैसे 70 के युवा थे कि वो देश में थे, वो देश उनके अंदर था, देश की चिंताएं पीड़ाएं उन्हें उज्ज्वलित करती थी। आज वो माहौल नहीं है। और यदि युवा संगठित हैं, देश के प्रति जागरूक हैं, सही चिंता है, तो उम्मीद अभी भी बची हुई है। बस ये है कि विरोध के स्वर उठने चाहिए। जब तक आपके विरोध के स्वर नहीं उठेंगे, आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आज किसान संगठित हो रही है, तो उम्मीद है कि जो नया ऑर्डिनेंस आया है वो वापस ले लिया जाए। लेकिन यदि आप आवाज ही नहीं उठाएंगे, यदि विरोध ही नहीं होगा, तो कुछ भी उम्मीद नहीं बचेगी। मैम, ये ऑर्डिनेंस अभी वापस नहीं होगा। इससे बड़े आंदोलन पूरे देश में सीए को लेकर हो चुके हैं, वो वापस नहीं हुए। सरकार स्थिति में है, इसलिए इस तरह छोटे छोटे आंदोलन बदलाव नहीं होगा ही ना। जब तक युवा आवाज कट रही है, नहीं करेगा पूरी तरह, और लोग अपनी बातें रखें। ये आपका वो जो टिप्पणी हो चुकी मधु जी, वो तो आगे में एक और बात, दूसरे एक और समस्या के बारे में आपने जो बताया था वो विस्थापन की है। वो बहुत ही बुलंद समस्या है आजकल। लेकिन वो एक और टिप्पणी में आपसे चाहूंगी कि विस्थापन के बारे में, जैसे कि आपने कहा, तो आजकल प्रश्न तो या हरे के मन में प्रश्न है कि भारत किसका है, जहां लोग रहते हैं सदियों से, लेकिन उसको भी अभी यहाँ से निकाला जा रहा है। तो वो जो जैसे कि वो रजिस्टर के बारे में आप, जैसे हाल ही में इतना जरा भूचाल मच गया था, जैसे कि असम में हो, बाकी जैसे ऐसे प्रदेशों में, तो उसके बारे में आपकी राय भी जरा रखिएगा, क्योंकि ये भारत किसका है। सवाल यही उठता है ना कि ये देश किसका है। ये सारे जो नियम बन रहे हैं किसके लिए बन रहे हैं, किसके हित में बन रहे हैं। मुझे
याद आती है महात्मा गांधी की बात। वो ये कहते थे कि जो अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, आप जब भी कुछ भी नीति बना रहे हो, नियम बना रहे हो, तो आपकी सोच में वो अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आपके जितने भी नियम बन रहे हैं, चाहे वे भूमि सुधार के नियम हो, चाहे वे मजदूरों से संबंधित नियम हो, चाहे वे किसानों से संबंधित नियम हो, वो नियम किसके हित में बन रहे हैं? आप देखिए, वो नियम बन रहे हैं पहली पंक्ति में खड़े पहली व्यक्ति के हित में। और यही कारण है, आप देखिए कि आज जो विस्थापन हो रहा है, आज देखिए आदिवासियों का, आज आप देखिए कि देश के मानचित्र से कई गांव गायब हो गए हैं। आज आधा हिंदुस्तान आप देखेंगे रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं। आप गाँवों में जाइए, आप महानगर में बैठ के इस स्थिति का अंदाज नहीं लगा सकती हैं। आप गाँव में जाइए, देखिए कि घरों में आपको महिलाएं बच्चे मिलेंगे, सारे युवक पास के कस्बों में नौकरी करने चले जाती हैं। सुबह सुबह जाते हैं ट्रेन से, भी आधी रात तक आते हैं। आधा हिंदुस्तान आपको रेलगाड़ी में घुसा हुआ मिलेगा, क्योंकि हर जगह विस्थापन हो रहा है। आदिवासियों के क्षेत्र में तो हो ही रहा है। आज किसानों में देखिए कि वो किसानी घाटा का, किसानी में भी अधिक कुछ रह नहीं गया है, घाटे का सौदा हो गई है। आज किसान देखिए कि किसानों में भी देखिए जो युवा पीढ़ी है वो किसानी पर नहीं लौट रही है। इसलिए जो सब शहर की तरफ पलायन हो रहा है, शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। तो ये सारा विस्थापन इसीलिए हो रहा है। देखिए कितनी झुग्गी झोपड़ियां चाय के धब्बों की तरह शहरों में फैल गई है, गांव उजड़ रहे हैं। और शहर में देखिए बजबजाती बस्तियां बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है? सारा विस्थापन है। इसके लिए जरूरी है कि हमारी ऐसी नीति बने कि जहाँ उद्योग और रोजगार का विकेंद्रीकरण हो। आज क्यों नहीं हो सकते हैं? आज जैसे पहले व्यवस्था थी गाँव में, वैसे कुटीर उद्योग धंधे, लघु उद्योग धंधे क्यों नहीं स्थापित हो सकते हैं? अब आज गाँवों की जो अर्थव्यवस्था है वो इस प्रकार हो सकती है कि गाँव अपने आप में से पाँव पे खड़े हो। पहले क्या होता था कि छोटे छोटे उत्पादक होते थे, गांव में सामान बना, गांव में उसकी खपत हो गई, तो गांव के लोगों को भी रोजगार मिल गया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज शहर कोई चीज, शहर का उत्पादन नहीं, शहर अपने आप में कोई चीज उत्पादन नहीं कर रहा है, चीजें गांव से बन के शहरों में आ जाती है। आज जितने भी विकसित शहर है वो क्या कर रहे हैं आप देखिए। तो जरूरी ऐसी अर्थव्यवस्था की है जहाँ पे लघु उद्योग धंधों को, मध्यम उद्योग धंधों को, कुटीर उद्योग धंधों को प्राथमिकता मिले, तब जाके विस्थापन रुकेगा। उससे भी जरूरी है कि जो कृषि है, जो हमारे यहाँ 55% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। आज भी जो किसानी है, जो कृषि है, वहाँ पे 55% लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन यदि किसानी उजड़ती गई तो विस्थापन वो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि भारत आज भी गांवों का देश है। बहुत ही सही कहा मैम आपने। और भी कोई पूछना चाहेंगे मधु जी से तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक और मैम ये बता दीजिए अमित कुमार जी। कैन आई इंटरव्यू? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मैम, जो आरक्षण है, हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसको जाति के आधार पे मत सोचिएगा। इसका आधार आर्थिक होना चाहिए या जातिगत होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने काफी रिसर्च किया कि जो वास्तव में जिस जाति के जिस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है, वो नीडी है आरक्षण का, उस तक तो पहुंच ही नहीं रहा। उस जाति के सक्षम लोग ही उसका फायदा उठा लेते हैं सारा फायदा। तो मैं जैसे एक एग्जाम्पल दूं, राजस्थान में एक जातीय नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, उसका राजा थे उसके लोग, जब राजपूत थे उससे भी पहले आमेर पे राज करते थे 11वीं शताब्दी में। वो एसटी के सारे आरक्षण का लाभ वो ले लेते हैं, और वो जमींदार लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं। और वो जो वास्तव में आदिवासी है उनको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता। आप रिसर्च करेंगे तो ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा है? मैं सहमत हूँ आपसे कि देखिए, आरक्षण की जिस समय कल्पना की गई थी उस समय ये था कि 10 वर्षों तक हम आरक्षण देंगे, और उसके बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमें आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आरक्षण को राजनीतिक हथियार की तरह यूज किया गया। आज आप देखिए कि आरक्षण को, आज कोई भी सरकार है जो आरक्षण को लेकर सही नीति नहीं अपना सकती, क्योंकि उसे डर है कि इसके जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक समय आरक्षण इसलिए लागू किया गया था कि वो
आर्थिक सहायता से ज्यादा उसका था कि ये समाज में उनको प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन उसका एक राजनीतिक इस्तेमाल हुआ और ये आज की ये जरूरत है कि उसमें हम आर्थिक आधार पे इस पर आगे बढ़े, धन्यवाद। क्योंकि एक लेकिन जाति है उसको 3 चीजों से आरक्षण मिल रहा है। अब आप सोचिए, लेकिन मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे पुराने राजे रजवाड़े हमारे यहाँ रहे हैं, या फिर देख लेंगे जो ठाकुरों के हैं, ब्राह्मणों के परिवार हैं, उनकी बहू बेटियां काम नहीं करती हैं। ये दलित मजदूर लोग हैं, ये अपने बाल बच्चे बहू बेटियों के साथ काम करते आए हैं। 50 साल हुए, 60 साल हुए, हो सकता है इनमें से कई लोगों की आर्थिक स्थितियां सुधरी है तो इनके घर के सभी लोग काम करते हैं। और जैसे अभी जो इकोनॉमिकल आधार पे आरक्षण दिया गया, तो उसमें है कि कौन लोग गरीब हुए? वो लोग गरीब हुए जिनकी बहू बेटियां काम नहीं करती है। ये तो दुनिया का इतिहास रहा है कि जो लोग काम नहीं किए, जो लोग मेहनत नहीं किए हैं, चाहे बिजनेस हो, व्यापार में, वो लोग मिट गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनको नुकसान हुआ है। तब उन लोगों को आरक्षण किस आधार पर दिया गया? क्यों दिया जाएगा? आर्थिक आधार क्या होता है कि आप घर में बैठ के खाएं, जो पैसे कमाए हैं उनको आपने अर्न करने का सोचा नहीं। ये तो आरक्षण हमारे संविधान में सामाजिक स्तर पर दिया गया था कि जो पिछले 5000, 4000, 3000 साल उनको शैक्षणिक सुविधाएं नहीं दी गई। अगर उनको पढ़ने की आजादी होती, एक साथ पढ़ने दिया जाता, तो शायद उनको भी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैं देखिए ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये समान शिक्षा की सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, है ना। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि जो हमारे यहाँ जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी मुझे समझ में आती है, क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि जो आपका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं होने के कारण ये शुरुआत से ही आपका ये होता है कि 2 तरह के वर्ग पैदा हो रहे हैं समाज में। एक तो मैं इन भाई साहब की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ब्राह्मणों और राजपूतों ने काम ही नहीं किया। मुझे लगता है या तो इन्होंने पढ़ा नहीं है इतिहास को या समझा नहीं है। हालांकि मैं किसी जाति पे टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत गलत व्यवस्था है, बहुत काम किया है। आप पढ़ेंगे इतिहास में बहुत काम किया है। अमित कुमार जी, अशोक जी, आप दोनों में विवाद ना हो। हम तो मधु जी से वक्तव्य सुनना चाहते हैं। आप दोनों विवाद न उठाइए। नहीं मैम, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इन्होंने पर्टिकुलर जाति का नाम लेके इंगित किया, जो गलत बात है। मधु जी अपना वक्तव्य जारी रखिए। नहीं, देखिए जातिवादी प्रथा यहाँ पे रही है, इसने बहुत नुकसान किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी देखिए जो रोहित वेमुला थी या जो पायल सावड़ी थी महाराष्ट्र की, क्यों आत्महत्या करनी पड़ी? तो मैं तो ये मानती हूँ, आप चाहे मुझसे सहमत हो या नहीं हो, कि ब्राह्मणवाद ने इस देश का बहुत नुकसान किया है। पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, जो सवर्ण जातिवाद ने देश का बहुत नुकसान किया है। और आज जो आप देखें कि पिछले कुछ सालों से जो दलित है या जो पिछड़े हुए लोग हैं जो केंद्र में आए, उसके पीछे आरक्षण का बहुत बड़ा हाथ है। यदि आरक्षण नहीं होता तो शायद वो लोग इतना आगे भी नहीं आ पाते। लेकिन हाँ, अब मैं ये मानती हूँ कि आरक्षण में थोड़ा आर्थिक जो आधार भी होना चाहिए, कि जिन पिछड़ी जातियों की दूसरी तीसरी पीढ़ी को भी आरक्षण दिया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। इसका एक आर्थिक का आधार भी होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। लेकिन सामाजिक अन्याय हुआ है पिछड़ी जातियों के प्रति, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलित जातियों के प्रति सामाजिक अन्याय बहुत हुआ है। आप गांव में जाइए ना, महानगर में रह के आप इन सब स्थिति का अंदाज नहीं लगा सकते हैं। आप दोकारा में जाइए, यूपी के किसी गांव में जाइए, आपको पता चलेगा कि जातिवाद का जहर कितना फैला हुआ है। ये सब चीजें आप कभी भी महानगर में बैठ के अंदाजा नहीं लगा सकते। सही है बस मधु जी आपने जो कहा, क्योंकि महानगर में बैठकर हम गांव के या पिछड़े गांवों के वो दलित जीवन का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कम से कम जातिवाद को तो आप समझ ही नहीं सकते हैं गांव में या महानगर में रह के। जैसे कि यहाँ सूरज भान सागर ने एक बात कही है चैट बॉक्स में, उन्होंने कहा आरक्षण अलग टोले बने हुए हैं। आरक्षण बंद करने की नहीं, आप जातिवाद बंद करने की बात करना चाहिए हमें। आरक्षण तो उसके बाद में उसकी चर्चा होगी। जब तक जातिवाद रहेगा तब तक ये जो बातें होती रहेगी। जातिवाद का जहर देखिए, आप यूपी के जंगलों में जाइए ना, सॉरी यूपी के गांव में देखिए ना, आपको वहां जातिवाद की सही तस्वीर दिखेगी। अलग अलग टोले बने हुए हैं, अहीरों के, मछुआरों के, चमारों के,
उनके अलग अलग उपनाम, अपमानजनक नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है। आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पढ़िएगा, कभी आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पढ़िएगा, आपको शायद कुछ अंदाजा लगे कि जातिवाद का जहर कहाँ तक फैला हुआ है। हाँ जी, जैसे कि हमारे यहाँ व्याख्यान में जो सुशीला ठाकुर आई थी और जयप्रकाश कर्दम ने, दोनों ने एक ही बात बोली कि जितना भी हम ऊंची ओहदे में पहुंच जाए, लेकिन जो यूपी के जो गांवों में जाकर नाम पूछने पर तो वे बोलेंगे हाँ उस चमार का घर है या उस ऐसे जाति के नाम पर बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले उनको मतलब उनके दिमाग में वो जाति बसी हुई। ऐसे ही उन दोनों ने अभी जो हाथरस में जो दलित में बालिका का केस हुआ, अब देखिए कि उसमें जो सवर्ण जाति के लोगों ने क्या कहा, उन्होंने क्या अपने बचाव में क्या तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वो तो दलित जाति की लड़की थी, हम तो उसे छुएंगे भी नहीं, हम कहाँ से बलात्कार करेंगे। तो आप ये देखिए कि उनकी भाषा क्या थी। आप महानगर में बैठ के नहीं अंदाज लगा सकते हैं कि जातिवाद कितने गहरे तक फैला हुआ है, कितने अंदर तक धंसा हुआ है। क्योंकि ये 21वीं सदी में पहुंचने के बावजूद हमारे मन में ये जो जातिवाद है और भी रूट होता जा रहा है। तो सबसे भी देखिए, हाँ, कि जो आपके राष्ट्रपति थे, आप देखिए कि जो भूमि पूजन हुआ यूपी में, उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? क्या कभी आपने सोचा? ये तो अभी की बात है कि यूपी में अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ था, उसमें आपके राष्ट्रपति को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया था? आपने सोचा? क्योंकि वो दलित जाति के थे। हाँ। तो सामने आपकी सच्चाई, यदि आप नकार रहे हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। और इस जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो समाज को बांटा जा रहा है जातियों में, संप्रदाय में, क्योंकि ये वोट की राजनीति है। अंतिम सवाल है मेरा मैम कि जैसे बाजारवाद भी बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं शिक्षा का, जिसपे सरकार भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की ओर कोशिश नहीं कर रही है। जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि मैं हिंदी से पीजी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ, स्टेट भी है मेरा, अभी पीएचडी कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। मैं हिंदी शिक्षक के लिए गया था जो कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें मुझे कहीं जॉब ऑफर नहीं हुई। कई स्कूल ने कहा तो यहाँ तो हिंदी स्पेशल हम टीचर ही नहीं रखते हैं। तो ऐसे में जैसे प्राइवेट स्कूल का दौर अब बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि अंग्रेजी का दौर बढ़ेगा। इसमें हम आने वाले समय में हिंदी को कहाँ रखेंगे मैम? मुझे नहीं लग रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हिंदी की अस्मिता पर सवाल खड़ा होता जाएगा आने वाले समय में? देखिए, बहुत सुंदर तस्वीर तो मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब तक हिंदी रोजगार की भाषा नहीं बनती है, उम्मीद कम है। आज देखिए, हिंदी मनोरंजन की भाषा बन के रह गई है, राजनीति की भाषा बन के रह गई है, लेकिन जरूरत हमें क्या है कि हिंदी बने रोजगार की भाषा, विज्ञान की भाषा, टेक्नोलॉजी की भाषा बननी चाहिए, लेकिन वो हिंदी नहीं बन रही है। हिंदी सिर्फ मनोरंजन की और राजनेताओं की भाषा बन के रह गई है। इसलिए बहुत चमकीला पिक्चर तो मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उम्मीद है, क्यों कि आज भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत बड़ा बाजार दे सकती है, और एक ऐसी भाषा है जिसे बहुत बड़ा वर्ग बोलता है। यदि थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति है, और आज यदि आप हिंदी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप इस हीन भावना से उभरें। यदि हम हिंदी बोल रहे हैं तो लोग हमें हीन कर रहे हैं। सबसे जरूरी है, हम हिंदी वाले हिंदी का नुकसान कर रहे हैं। मधु जी, जैसे कि हमने अभी तक सामाजिक जो समस्याओं के बारे में ही बता दिया, और आपसे खुशी इस बात की है कि आपने खुल्लम खुल्ला जो भी बातें हैं हमारे सामने रखी, क्योंकि कुछ भी ढक कर नहीं कहा, लिपेट कर नहीं कहा, शुगर कोटिंग दीदी में नहीं कहा। आपने जो भी कहा है, वर्तमान समाज का जो खुलासा जो है आपने हमारे सामने रखा। जो हमारे मन में जो शंकाएं थी, हमारे मन में जो भावनाएं थी, उन सभी को आपके मुंह से सुनने का अवसर मिला। अब हम सोचेंगे, अब हम बताइए, आपसे टिप्पणी चाहूंगी कि ऐसे समाज में, ऐसे ये जो दौर में जहाँ जैसे कि पहले ही कहा कि एक भयानक वातावरण है हमारे समाज में, तो ऐसे में
साहित्यकारों का जो फर्ज क्या है, साहित्यकारों का कर्तव्य क्या है, उसके बारे में भी जरा टिप्पणी कर लीजिएगा, क्योंकि 21वीं सदी को समस्याओं को सामना करने के लिए। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आज जब सत्ता अमानवीय हो गई है, धर्म अधर्म फैला रहा है, और जो मीडिया है वो सत्य और सौंदर्य की हत्या करने पर तुला है, तो ऐसे समय में हम साहित्यकारों का दायित्व और बढ़ जाता है कि हम सही तस्वीर को प्रस्तुत करें। तो उम्मीद है आपकी जो लेखनी से, तूलिका से ऐसे ही पात्र, सशक्त पात्र आ जाएंगे और भी, क्योंकि जैसे कि हमने जो कहा, स्त्री के हर एक लड़की को फाइल के रूप में आपने प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये जो वर्तमान समाज की विसंगति है, जैसे कि आपकी कहानियों में जो आपने हर एक लड़की को जो है, जो उनका जो संघर्ष जो है वो आपने प्रस्तुत किया है। और आपकी रचनाओं में सबसे बड़ी बात है कि आप जो निजी संघर्ष को सार्वजनिक संघर्ष, क्योंकि निजी संघर्ष का चित्रण करके उसे सार्वजनिक संघर्ष के रूप में अंदर में उसमें बदलाव आ जाता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये हर कोई जो पात्र जो है हम ही है, क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में नहीं है। तो ये जो स्वाभाविक जो चित्रण जो है आपकी रचनाओं में है, तो उम्मीद है आपके ओर से और भी इसी तरह के वर्तमान समाज को अंकित करने वाले और भी पात्र आ जाएंगे, उसी की प्रतीक्षा में है। और शोधार्थियों की तरफ से अगर कोई प्रश्न है आप रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ 6 बजने को है, तो एक एक करके जो डेटा खत्म हो रही है वो जा रहे हैं, तो इसलिए अगर किसी को और भी कुछ प्रश्न पूछना है तो 5 मिनट और बाकी है, तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अब नहीं है। बहुत बहुत खुश है मधु जी आपको हमारे सामने पाकर, क्योंकि इस तरह का जैसे कि जबरदस्त जो वर्तमान समस्याओं के बारे में इससे पहले जयप्रकाश करदम जी ने, सुशीला ठाकुर जी ने भी इसी तरह के जो वर्तमान संघर्ष के बारे में हमसे बता दिया था। जैसे कि आपने जो राष्ट्रपति की बात कही, उससे पहले भी ऐसा हुआ था, उस समय के उपराष्ट्रपति के नाम जो खड़ना खड़ी, उसके बारे में करदम जी ने इशारा भी किया था, क्योंकि ये सब कुछ होगा क्योंकि ये भारत है, क्योंकि यहाँ जो जातिवाद है ये इतना रूट हो गया है, तो आदमी को बदलना है। जैसे कि आपके ही शब्दों को मैं दोहराना चाहूंगी, क्यों इंसानियत अगर बचा रहेगा तब तो, क्यों इंसानियत बचा रखना आज वर्तमान समाज की या वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं औपचारिकता के लिए आपका धन्यवाद अदा करने के लिए डॉक्टर शबाना हबीब को बुलाना चाहूंगी। शबाना, सबको एक बार फिर से नमस्कार। तो आज जो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो मीट पे ज्यादातर 250 लोग एडमिट हो पा रहे थे पिछले हफ्ते तक, लेकिन आज न जाने गूगल ने क्या किया कि 100 ही लोग इसमें शामिल हो पाए। तो इसके लिए जो बाकी सभी लोगों को मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मीट के लोगों ने इसका जो लेआउट वगैरह बदल दिया है, इसलिए 100 लोगों को ही मैं पार्टिसिपेट कर पाई। फिर बीच में मैंने जो है ये यूट्यूब में इसका लाइव भी चलाया था, ताकि बहुत सारे लोग उसमें भी देख सके। तो खैर छोड़िए, सब कुछ अच्छा ही चला। तो मेरा कर्तव्य जो है यहाँ पर उपस्थित सब लोगों का जो धन्यवाद, मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य महोदय कृष्णन जी और मेरे विभागाध्यक्ष के प्रति आभार हूँ, क्योंकि उनकी ही मदद से मैं ये काम कर पाई। तो फिर मैं मधु कागरिया जी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आपने हमारे बुलावे को स्वीकार करके काम कराए और हमारे लिए एक जोरदार वक्तव्य आपने जो चुनौतियों को लेकर जो सामने किया, और इस पर जो सुनने वाले जो है अपना मत भी यहाँ पर बहुत सारे जो विश्वविद्यालयों से लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको
क्योंकि शायद शबाना जी की आवाज नहीं आ रही। करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही सबको बीच एक बार फिर से शुक्रिया अदा समाप्त करती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद सभी प्रतिभागी दोस्तों। ओके।